नमस्कार दोस्तों, करियर विदात चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जो कि यूपी पीसीएस मेंस के निबंध के पेपर से संबंधित है। दोस्तों, लगातार आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और दोस्तों आपके लिए ही यह वीडियो है। एक सबसे बड़ी दुविधा जो छात्रों के समक्ष आती है मेंस में स्कोर करने में। अगर मेंस में दोस्तों कहा जाता है सिलेक्शन लेना है तो आपको निबंध के पेपर में और आपको सामान्य हिंदी के पेपर में अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आप जो है औरों से लीड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपके समक्ष पुनः एकत्रित हुआ हूं। पीसीएस 2021 और आरओ 2021 मेंस में हम लोगों ने निबंध लेखन कार्यक्रम चलाया था, जिसकी अपार सफलता के स्वरूप छात्रों की मांग पर मैं पुनः ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, जो कि पीसीएस 2022 यूपी पीसीएस 2022 मुख्य परीक्षा में निबंध लेखन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, सभी लोग दोस्तों ये ध्यान रखिए कि निबंध की तैयारी जिसकी अच्छी होगी, हिंदी की तैयारी जिसकी अच्छी होगी, वही मुख्य परीक्षा में जो है एसडीएम का द्वार उसके लिए खुलेगा। अदरवाइज सेलेक्ट तो सभी बच्चे होते हैं, लेकिन एसडीएम का पद मिलना जो है वो एक एक नंबर की जद्दोजहद होती है। और अगर अच्छा निबंध आपने लिख दिया, आपके 150 में से अगर आपने 100 प्लस अंक प्राप्त कर लिए, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको सेलेक्ट होने से कोई एसडीएम में रोक नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आज से दोस्तों हम लोग निबंध लेखन की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। और निबंध लेखन के लिए दोस्तों जो हम लोग का कार्यक्रम है मेंस का, वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। अगर आप लोग चाहें तो उसमें नामांकन करा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों, मैं एक नंबर दे रहा हूं 9559088796, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। 3 जुलाई से दोस्तों ये कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग नामांकन करा सकते हैं। मात्र 1000 रुपए इसमें फीस रखी गई है। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या दोस्तों? इसमें आपको मिलेगा, आपको टोटल जो है प्रत्येक रविवार को टेस्ट पेपर कंडक्ट कराया जाएगा निबंध का, जिसमें आपको 3 निबंध लिखने होंगे जैसा मुख्य परीक्षा में होता है। उसकी कॉपी आपको चेक करके मिलेगी, उसका मॉडल आंसर आपको मिलेगा और आपको निबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं, जो इस समय चल रहे हैं, उस पर आपको 20 टॉपिक्स पर जो है वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी, जैसा आपको पिछली बार 2021 में के टाइम में दिया गया था। जो छात्र उन वीडियो क्लासेस को देखना चाहते हैं वो देख लें, वो प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। देख के संतुष्ट हो लें तभी इसमें एडमिशन लें। इसकी फीस मात्र दोस्तों 1000 रुपए रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फीस मात्र 1000 रुपए मैंने रखी है, ज्यादा फीस नहीं होती दोस्तों। 1000 रुपए में अगर आपको ये मान के चलिए कि आप 100 प्लस अंक निबंध में स्कोर कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका ये 1000 रुपए जो है वो जीवन भर आपके लिए यादगार साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका निबंध लेखन का कार्यक्रम, जिसके बारे में मैंने छोटी सी सूचना आपको दे दी। अब हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसको मिटा भी देता हूं। ठीक है, क्लियर है कोई बात? क्योंकि हमें जगह चाहिए होगी। तो जो लोग चाहते हैं वो लिंक मैंने दे दिया है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जो है उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। एक बात और छात्रों, मात्र 50 बच्चों के लिए ये कार्यक्रम है और कॉपी स्वयं मैं चेक करके दूंगा दोस्तों, क्योंकि टीचर कभी कॉपी चेक करके आपको किसी संस्थान में नहीं देता। हमेशा जो है अन्य छात्रों से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे ही चेक करा दी जाती है कॉपी, लेकिन मैं स्वयं कॉपी चेक करके दूंगा। इसीलिए मैं 50 छात्रों के लिए ये कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 3 जुलाई से अगर आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 9559088796 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो आज का वीडियो है दोस्तों कि निबंध लिखें कैसे। सबसे बड़ा डायलेमा जो छात्र नया है या जिसने निबंध में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है, उसके सामने बहुत बड़ा डायलेमा रहता है कि निबंध लिखें कैसे, कैसे स्टार्ट करें, ये सामान्य जो उत्तर लिखा जाता है उससे कैसे भिन्न है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे बड़ी चीज दोस्तों ध्यान रखिए कि पीसीएस के पेपर में जो निबंध का पेपर होता है, उसमें निबंध का पेपर आपका 150 अंक का होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो 150 अंक का पेपर है, इसका मतलब आपको, मैंने देखे यहाँ पे क्या लिखा है, 50 गुणे 3, इसका मतलब 50 अंकों का 3 निबंध आपको लिखना है पेपर में। ठीक होगी बात दोस्तों? तो 50 अंकों का 3 निबंध आपको पेपर में लिखना होगा, इसीलिए 50 गुणे 3 बराबर 150 होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात। ठीक है, तो अगर हम टारगेट 100 प्लस लेके चल रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि निबंध के पेपर में 100 प्लस जो है स्कोर करना, यही हमारे निबंध लेखन कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, तो 100 प्लस कैसे आएगा दोस्तों? तो 100 प्लस तब आएगा ना जब आपको पता होगा कि कितने नंबर का निबंध आ रहा है, कितना निबंध लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है, कितने पेज में लिखना है। ये सब जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों देखिए मैंने लिखा कि 3 निबंध गुणे 700 शब्द। इसका मतलब टोटल 2100 शब्द आपको जो है क्या करना है, मुख्य परीक्षा में लिखना है। कितने समय में? 3 घंटे में। ठीक है दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण चीजें देखिए मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं। इसका मतलब 3 घंटे का पेपर होगा, 3 निबंध आपको लिखने हैं, प्रत्येक निबंध 700 शब्दों का होगा और 50 अंक का होगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसका मतलब 2100 शब्द अगर आपको 3 घंटे में लिखना है तो ये छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको सतत प्रैक्टिस चाहिए होगी। प्रत्येक रविवार को आप निबंध लिखेंगे, तभी आप ये मान के चलिए कि 100 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं और एसडीएम की सीट जो है आपके लिए सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए एसडीएम की सीटें तो प्रतिवर्ष आती हैं, लेकिन प्रत्येक छात्र सेलेक्ट नहीं हो पाता। सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाता? और हिंदी मीडियम में विशेष रूप से दोस्तों, ये हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए तो एक वरदान है ये कार्यक्रम। इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि दोस्तों हिंदी मीडियम में वैसे भी सामान्यतः क्या है कि इंग्लिश मीडियम की तुलना में जो है मार्क्स कम मिलते थे। और अभी भी क्या है, अभी भी जो है इस बार अध्यक्ष जी ने बोला है कि मार्क्स जो है एट पार मिलेंगे, ऐसा इवैल्यूएशन किया गया है। देखते हैं रिजल्ट आता है, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको मेहनत करनी है और हिंदी में इतना बेस्ट निबंध लिखना है दोस्तों कि आपका पीसीएस आरओ में आपको समीक्षा अधिकारी का पद और पीसीएस में आपको एसडीएम और डिप्टी एसपी का पद मिलने से कोई रोक ना पाए। ठीक है, तो प्रत्येक रविवार को लिखिए और अगर हमारे साथ लिखना चाहते हैं तो हमारा कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बता दी। तो 700 शब्द जो है, सबसे बड़ी चीज एक खाका आपके दिमाग में होना चाहिए कि 700 शब्द मतलब कितना, 700 शब्द मतलब कितना पेज। तो 700 शब्द मतलब मोटा मोटा दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए कि एक पेज में आपको 100 से 120 शब्द लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कितने लिखने हैं? एक पेज में आपको लगभग 100 से 110 शब्द आपके होने चाहिए। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो 700 शब्द है तो कितना पेज? 7 पेज हो गया। ठीक है, तो पेज तो समझ रहे हैं। एक कॉपी लीजिए, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं दोस्तों, ये कॉपी है, ये कॉपी लीजिए। इसमें दोस्तों आप सभी लोग देखेंगे ये पेज है दोस्तों, तो ये एक पेज है और ये एक पेज है और ये पूरा एक पन्ना कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके का 3 पेज, इस तरीके का 3 पन्ना और एक पेज। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो 7 पेज हो गया। तो 7 पेज में दोस्तों आपको अपना निबंध लिखना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं निबंध होता क्या है, निबंध की मुख्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, निबंध के 3 पार्ट होते हैं, मैंने यहाँ पे बताया है। सबसे पहला पार्ट क्या है दोस्तों? देखिए, प्रस्तावना या भूमिका। उसके बाद दोस्तों मुख्य प्रसंग होता है या मेन बॉडी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और उपसंहार या कंक्लूजन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और दोस्तों प्रस्तावना या भूमिका को दोस्तों मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, जो अंग्रेजी मीडियम वाले छात्र हैं वो इंट्रोडक्शन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको देखिए 700 पेज है तो डिवाइड किया आपने, तो 700 पेज को डिवाइड कर लिया तो कितना पेज हुआ दोस्तों? 700 शब्दों का 7 पेज हुआ। तो 7 पेज को दोस्तों लगभग मैं आपको एक खाका बता दे रहा हूं, लगभग दोस्तों प्रस्तावना आपकी 1 पेज, प्रस्तावना और ठीक है संदर्भ मिलाकर 1 पेज हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मुख्य प्रसंग आपका हो गया 4 से 5 पेज। ठीक है, या 5 पेज ही मान लीजिए। क्लियर हो गई बात? इसके बाद दोस्तों आपका उपसंहार जो हो गया वो 1 पेज, पूर्व उपसंहार और उपसंहार मिला के आपका 1 पेज हो गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो मोटा मोटा देखिए मैंने 7 पेज का आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया। ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? 1 पेज में आपका प्रस्तावना या भूमिका रहेगा, इसके बाद आपका मुख्य प्रसंग 4 से 5 पेज में रहेगा और उपसंहार आपका 1 पेज में रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए स्टार्ट कैसे करना है ये देखते हैं। या प्रस्तावना होती क्या है दोस्तों, ये जान लीजिए। प्रस्तावना मतलब जैसे आप कभी जाते हैं किसी व्यक्ति के कंपनी में इंटरव्यू देने, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन बताते हैं कि जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने बताया मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष ये वीडियो लेकर उपस्थित हुआ। मतलब मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने दिया। इसका मतलब निबंध का जो टॉपिक है उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि ये टॉपिक है क्या। क्लियर हो गई बात दोस्तों? शुरुआत करेंगे। तो प्रस्तावना दोस्तों देखिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है पूरे निबंध का। अगर आपने एक पावरफुल प्रस्तावना दे दी, एक अच्छी प्रस्तावना, बेस्ट प्रस्तावना दे दी, तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आपका जो मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन करने वाला है कॉपी, आपको निश्चित रूप से जो है वो 100% ये मान लीजिए पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपना परसेप्शन दिमाग में बना लेता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा निबंध लिखा होगा। ठीक है, एक आदमी इस दृष्टिकोण से देखने लगता है। और देखिए दृष्टिकोण का ही सारा खेल है।
ठीक है। सारा खेल दृष्टिकोण का, आप चीजों को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको सकारात्मक दिखती हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण से दिखते हैं तो नकारात्मक दिखती हैं, ठीक है। तो परसेप्शन आपको जो है उसके दिमाग में अच्छा क्रिएट करना है। उसके लिए करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। आपको हमेशा जो है प्रस्तावना या भूमिका इससे स्टार्ट कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूं, किसी स्लोगन या कविता से स्टार्ट कीजिए। स्लोगन आप समझते हैं, स्लोगन से स्टार्ट कीजिए, कविता से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत साहब की कविता हो गई, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की कविता हो गई, मुंशी प्रेमचंद की पंक्तियां हो गई, ठीक है, महात्मा गांधी के विचार हो गए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कोटेशंस, कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आप महापुरुषों की सूक्तियों से स्टार्ट कर सकते हैं, और महापुरुषों की सूक्तियों में दोस्तों महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब और टैगोर साहब के विचार आपको रटे होने चाहिए, नेहरू साहब के विचार आपको रटे होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और आपके सरदार पटेल, ये सारे जो विचार आपको जो है, और टैगोर साहब के विचार आपको जो है एकदम कंठस्थ होने चाहिए। अगर इतने आपने कंठस्थ कर लिए हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप उसका उपयोग उसमें कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप संविधान के आर्टिकल का भी उपयोग कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। अगर आपने आर्टिकल से इंट्रोड्यूस कर दिया तो निश्चित रूप से मान के चलिए एक प्रभावशाली आपका जो है वो इंट्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सेंसस का डेटा देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सेंसस का डेटा मतलब जनगणना का जो आंकड़ा है उससे भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े आप उपलब्ध हैं, 2011 के आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके आधार पर जो है आप अपना निबंध स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें उपयोग कर सकते हैं उसका, ठीक है। इसके बाद जैसे आंकड़े का उपयोग कैसे करेंगे कि शिक्षा का स्तर क्या है, ठीक है, यूपी में शिक्षा का स्तर क्या है, यूपी में साक्षरता का स्तर क्या है, यूपी में मृत्यु दर क्या है, यूपी में लिंगानुपात क्या है, ये सब आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये सब जादुई तरीके हैं दोस्तों जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने निबंध को सजा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। वन रिपोर्ट, वन रिपोर्ट जो है अभी 2021 की आई हुई है, उसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। यूपी का वनावरण कितना है, कितना काम करने की जरूरत है, क्या क्या वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, उसको आप मेंशन कीजिए। इसके बाद दोस्तों आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं मैं। इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष आता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष जब आता है इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे में जो बहुत सारे खंड होते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कितना व्यय किया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया गया, उन सब योजनाओं को आप ढंग से पढ़िए, कंठस्थ कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे के प्री का एग्जाम पास करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेंस के जो जीएस का पेपर 3 है और निबंध, उसके लिए ये वरदान है दोस्तों। जिस बच्चे ने अगर आर्थिक समीक्षा अच्छे से कर लिया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 का थोड़ा पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और निबंध में एक टॉपिक तो आपको इकोनॉमी से रिलेट मिलेगा ही मिलेगा, 3 में से एक निबंध। इसका मतलब आप समझिए उसका आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आर्थिक समीक्षा से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों विश्व बैंक की रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट या अंकटाट की रिपोर्ट से भी आप जो है शुरुआत कर सकते हैं। क्लियर होगी बात दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने निबंध की, तो ये बहुत ही प्रभावशाली निबंध होगा दोस्तों, और एग्जामिनर को दोस्तों ये वो मजबूर हो जाएगा वो रुक के आपका निबंध पढ़ने के लिए दोस्तों। और जितना दोस्तों आप एग्जामिनर को अपने निबंध को पढ़ने के लिए रोकेंगे, निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके सफल होने का चांस बढ़ता जाएगा, और बच्चों से आपको कम 10 या 20 नंबर ज्यादा मिलके रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक परसेप्शन दिमाग में बच्चे निबंध जो मूल्यांकन कर रहा है उसके दिमाग में परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा कि इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन इसने दिया है तो निबंध तो इसका अच्छा होना ही होना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ठीक है। तो बाकी जो एक मॉडल आंसर है या मॉडल निबंध है, वो जब आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों उसमें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं दोस्तों, ये पहला हमारा प्रस्तावना हो गया। हाँ, और एक बात और दोस्तों, जब इंट्रोडक्शन में आप जब कोटेशन लिख रहे हैं, महापुरुषों की सूक्तियां लिख रहे हैं, ठीक है, कविताएं लिख रहे हैं, तो उसको हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखिए, अंडरलाइन करना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और बाकी मेन मुख्य बॉडी जो है, मुख्य प्रसंग है, मेन बॉडी जो है, ब्लू पेन से लिखिए, ठीक है। सब कुछ ब्लू पेन से लिखना है, केवल जो महत्वपूर्ण विचार है उसको ब्लैक पेन या अंडरलाइन कीजिए, और कंक्लूजन में भी, ठीक है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। इसके बाद दोस्तों मुख्य प्रसंग या मेन बॉडी में आपको क्या बताना होता है दोस्तों कि निबंध का विषय क्या है, विषय को क्लियर करना है दोस्तों आपको कि निबंध किस बारे में है। जैसे आपका आ गया भारत में शिक्षा व्यवस्था, तो भारत में आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया कि भारत में जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार केरल जो है
ठीक है, केरल की में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ये है, या उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति ये है, या भारत में शिक्षा की स्थिति ये है। ठीक है, आपने स्टार्ट कर दिया, क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब असर रिपोर्ट के अनुसार आपने स्टार्ट किया, असर रिपोर्ट के अनुसार कि भारत में जो है जो प्राथमिक शिक्षा है उसका स्तर जो है लगातार जो है गिर रहा है। क्लियर, तो आपने इससे बता दिया, स्टार्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों जो शिक्षा है बेसिकली जो आप पृष्ठभूमि से स्टार्ट करेंगे। आज भारत में जो शिक्षा व्यवस्था के सुधार शुरू हुआ वो अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुआ। ठीक है, अब आपको बताना पड़ेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक से स्टार्ट करके और आज तक जो है भारत में जो शिक्षा के सुधार हुए वो क्या क्या हुए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे कि विषय क्या है, तो विषय आप क्लियर कीजिए। ठीक है, विषय के बारे में बताइए। भारत में जो शिक्षा की जो सुधार, अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत हुई या शिक्षा में जो सुधार की शुरुआत हुई वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम से स्टार्ट हुई। ठीक है, और 1813 के अधिनियम में सबसे पहले जो है 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर व्यय करना स्टार्ट किया गया। यहां से आप स्टार्ट कीजिए इसको। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो विषय आपको उसके बाद लगातार आप बताते चले आएंगे। क्लियर हो गई बात दोस्तों, जितने आयोग गठित हुए। ठीक है, वुड्स डिस्पैच आपको बताना है 1854 का। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आपको सैडलर आयोग बताइए, उसके बाद आप हार्टोग समिति बताइए, उसके बाद आप राधा कृष्णन आयोग बताइए आजादी की बात का। ठीक है, उसके बाद नई शिक्षा नीति बताइए। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। और 2020 की शिक्षा नीति तक बताइए। इतने जो शिक्षा में सुधार में जो प्रक्रम हुए हैं उस सबको आप बताइए, और ये पूरा जो आपका किसमें कवर होगा, ये पूरा आपका मेन बॉडी में कवर होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, प्रमुख तथ्य की जानकारी दीजिए। ठीक है, प्रमुख तथ्य की जानकारी दीजिए। पहलू जो है उसको सभी पहलू से कवर कीजिए। कैसे कवर करेंगे, पहलू क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, किसी चीज के, किसी विषय के सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू और भौगोलिक पहलू। जैसे भारत में आ गया, भारत में जाति प्रथा और उसकी चुनौतियां, जैसे ये टॉपिक आपके सामने आ गया। अब जाति प्रथा और उसकी चुनौतियां अगर आपके सामने आ गया दोस्तों, तो इसकी शुरुआत जो है, इसका जो मूल या जड़ जो है वो सामाजिक है बेसिकली। ठीक है, तो आप क्योंकि भारत में जो वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हुई वैदिक काल से, जो उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुई दोस्तों, वो वही उसका मूल है। और उसी मूल के कारण जो है वो जाति व्यवस्था की जो समस्या है, जाति प्रथा की जो समस्या है वो आज भी विद्यमान है। तो आपको सामाजिक पहलू से स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे सामाजिक या ये कह लीजिए ऐतिहासिक। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये पहलू आपको बताना है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद अब जब पढ़ने का मौका नहीं मिला तो आर्थिक रूप से क्या हो गए, पिछड़ गए। ठीक है, इसके बाद अब आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो राजनीतिक पहुंच भी नहीं हुई। जब शिक्षा ही नहीं है तो राजनीतिक पहुंच कैसे होगी। इसके बाद दोस्तों जब राजनीतिक रूप से पिछड़ गए और जब क्या हुआ, जब उनको आर्टिकल 17 लाना पड़ा छुआछूत का अंत करने के लिए, इसका मतलब क्या है, उनकी पहुंच मंदिरों तक नहीं है। ठीक है, धार्मिक संस्थाओं तक नहीं जा सकते, सार्वजनिक स्थलों तक नहीं जा सकते थे। तो इसीलिए भारत जब आजाद हुआ तो ये आर्टिकल 17 को लागू किया गया, छुआछूत का अंत किया गया। ठीक है, लेकिन आज भी भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये समस्याएं आज भी विद्यमान है। ठीक है, तो सांस्कृतिक रूप से भी कहीं ना कहीं क्या है, जब उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, वेदों का ज्ञान नहीं मिला, सारी चीजें जब उनको रोक दिया गया तो सांस्कृतिक रूप से भी निश्चित रूप से वो पिछड़ गए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों और किन किन जगह पे वो केंद्रित हैं, भौगोलिक स्थल आप बताइए, किन किन जगह पे ऐसे प्रजातियां, ऐसे लोग जो है विद्यमान है, आप बताइए उसको। क्लियर हो गई बात। तो पूरा पहलू देखिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप कवर करेंगे। ठीक है, तो पूरा पहलू आपको कवर करना है मुख्य प्रसंग में। इतनी चीजें हो गई, क्लियर हो गई बात। अब जब देखिए, जब आपने क्या बताया, जब आपने जाति प्रथा और उसकी चुनौतियां जब आपका टॉपिक ही है तो आप क्या कीजिए, इसका कारण लिखिए। मैंने आपको देखिए बता दिया कैसे। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे आप, कारण। ठीक है, कारण क्या क्या है वो इतने सारे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका प्रभाव क्या हुआ दोस्तों, प्रभाव मैंने आपको बताया कि क्या प्रभाव हुआ। जब वो आर्थिक रूप से उनको क्या किया गया, जब वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक रूप से पिछड़ गए क्योंकि ऐतिहासिक रूप में क्या किया गया, ऐतिहासिक काल से ही उनके साथ क्या भेदभाव चला रहा है। ठीक है, तो सामाजिक रूप से जब पिछड़ गए तो आर्थिक रूप से भी क्या होंगे, वो संपन्न नहीं हो पाए, राजनीतिक पहुंच भी नहीं मिल पाई, सांस्कृतिक उत्थान भी नहीं हो पाया, और भौगोलिक कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक वो सीमित रह गए, किसी क्षेत्र विशेष तक वो सीमित रह गए। तो ये दोस्तों क्या हुआ, ये उसका कारण और प्रभाव हुआ। इसके बाद दोस्तों ये एक चुनौती है आज भी, स्वतंत्र भारत में अनुच्छेद 17 लागू होने के बाद भी। ठीक है, उनको क्या किया गया है, उनको संवैधानिक SC/ST आयोग बनाने के बाद भी उनका जो है क्या है, आज की डेट में भी चुनौतियां मिल रही हैं, उनके साथ भेदभाव कई जगह पे लगातार हो रहा है। ठीक है, इतनी संवैधानिक पावर देने के बावजूद भी।
ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, ये दूर करना है। इसके सरकारी प्रयास क्या क्या है, ये चुनौती है, इसके सरकारी प्रयास क्या है, ये उपाय क्या क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा कि जो भारत में क्या किया गया। सामाजिक जो आर्टिकल 17 लागू किया गया स्वतंत्र भारत के संविधान में, छुआछूत का अंत किया गया जिसके द्वारा। उसके बाद दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन का कानून बनाया गया 1955 में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये सब चीजें आप बताइए, जब आप बताएंगे तब आपको पता चलेगा ये गवर्नमेंट के सरकारी प्रयास हैं। इसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नॉन गवर्नमेंट। तो नॉन गवर्नमेंट मतलब सिविल समाज, जो सभ्य समाज है, सिविल सोसाइटी है, उसके क्या प्रयास हैं वो भी अगर आप बता सकते हैं तो कोई एनजीओ का आप जिक्र कर सकते हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, आप उसको मेंशन कीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक अच्छा निबंध देखिए कैसे लिखा जाएगा, मैं उन सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए ये सारी चीजें आप मुख्य प्रसंग में लिखेंगे, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अब जो हमारा जो आखिरी चीज आता है वो कंक्लूजन का आता है। ठीक है, तो कंक्लूजन या उपसंहार जो है उसमें आपको करना क्या है बेसिकली दोस्तों, देखिए उसमें आपको करना ये है कि आपको वही चीज करनी है, सारी चीजें बताते हुए सबसे पहली चीज क्या करना है आपको, जब सरकारी प्रयास आपने बता दिया, ठीक है, मतलब सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है, अब आपको ये बताना है कि उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जाति प्रथा भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में विद्यमान है, और इसको उठाने के अभी तक जितने प्रयास हुए हैं वो नाकाफी साबित हुए हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी कहना सही नहीं होगा कि सरकार इस दिशा में कार्यरत नहीं है। ठीक है, लेकिन केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, सरकार के साथ नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम सभी मिलकर अपनी जो सोच है, अपना जो दृष्टिकोण है उसको परिवर्तित करें, तभी भारत में जाति प्रथा जैसी समस्या जो है वो खत्म हो सकती है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो ये इस तरीके से हमें लिखना होगा, और आखिरी में आप किसी अच्छी स्लोगन, ठीक है, कविता, मैंने आपको बताया सुमित्रा नंदन पंत साहब की, मुंशी प्रेमचंद साहब की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की, मैथिली शरण गुप्त साहब की कविता से, या महात्मा गांधी के विचार, या डॉक्टर अंबेडकर के विचार, इससे आप जो है इसका अंत कर सकते हैं। और आखिरी में दोस्तों आपको जो है सकारात्मक हमेशा रखना है, कंक्लूजन अपना सकारात्मक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, और सुझावात्मक, मतलब उसमें सजेशन रहना चाहिए कि सुधार सकते हैं, और हम सब मिलकर एक 21वीं सदी के नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें क्या हो, सभी लोग जाति, धर्म और संप्रदाय के भेद से परे हों। क्लियर होगी बात, तो आपका ये कंक्लूजन जो है वो क्या है, वो एक सुझावात्मक भी है, रचनात्मक भी है, और सकारात्मक भी है, पॉजिटिव भी है। क्लियर होगी बात दोस्तों, क्यों, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है दोस्तों, आप एक एसडीएम का बनने जा रहे हैं, आप एक डीएम बनने जा रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आपका जो सजेशन हो वो, पहली बात ये ध्यान रखिएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, वो संविधान के दायरे में होना चाहिए। ठीक है, संविधान के दायरे में अगर आपका कंक्लूजन नहीं होगा दोस्तों, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको क्या होगा, वो अच्छा मार्क्स नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आपका जो सजेशन होना चाहिए वो हमेशा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और पॉजिटिव कंक्लूजन आपको लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर आप एसडीएम है या डीएम है तो पॉलिसीज को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इंप्लीमेंट जब करने वाली अथॉरिटी जो है वो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेगी तो कभी सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको नकारात्मक कभी नहीं लिखना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों, और आपको अपना सुझाव या विचार भी आपको देना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि सरकार और क्या कर सकती है, ये आप इसमें मेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये निबंध क्लियर हुआ होगा कि कैसे एक अच्छा निबंध लिखें, कैसे अच्छा स्कोर करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, और 100+ स्कोर आप निश्चित रूप से करेंगे, और एसडीएम का पद आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे यूपीपीएससी 2022 में, और आरओ 2022 की वैकेंसी जो आने वाली है उनके लिए भी ये उतना ही उपयोगी कार्यक्रम है। अगर निबंध लेखन कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो ये मैं पुनः नंबर लिख रहा हूँ आपके सामने, 9559088796 कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए।